रियल एस्टेट कोई ऐसा छुपा हुआ शेयर मार्केट का शेयर नहीं है कि रातों रात डबल हो जाएगा। कई बार लोग ओवर ऑप्टिमिस्टिक होके एमटीएचएल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से इस तरह की बातें भी करते हैं कि भाई ये आने के बाद तो रातों रात प्राइसेस डबल हो जाएंगे। तो प्राइस में करेक्शन आया और पनवेल और सराउंडिंग मार्केट में 10 से 15% का उछाल आया कि जो कि एक्सपेक्टेड था। हमारे पास बहुत तरह के लोग आते हैं और कई बार वो रियल एस्टेट को म्यूचुअल फंड से या दूसरी चीजों से शेयर से कंपेयर करते हैं। ये शेयर में 20% का रिटर्न हो गया, ये म्यूचुअल फंड में 25% का अंदाजा हमेशा से ये रहा है कि 3 से 4 साल में 60 to 80% प्राइजेस बढ़ेगी, बट उसका पीरियड 4 साल है। और उसका भी रीजन बढ़ने का ये नहीं है कि सिर्फ एमटीएचएल आ गया, पुष्पक नोड हो गया, खारगर हो गया, अपर खारगर हो गया, ये सब एरिया है जहां पर हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइजेस विल गो अप। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। Today I am in Navi Mumbai, and whenever I'm in Navi Mumbai, I do visit one of my favorite person, and that's Bhavesh Shah. We all know Bhavesh Shah. We have met him earlier. Bhavesh ji is the joint managing director of Global Today, one of the biggest real estate developer in Navi Mumbai. और last time इन्होंने जो मुझे insight दिया था, मैंने सोचा कि सर आपसे वापस से दोबारा एक बार नए एरिया के बारे में बात करें, क्योंकि जब हमने पिछली बार बात किया था एमटीएचएल इनॉग्रेट नहीं हुआ था, अब एमटीएचएल इनॉग्रेट हो गया है। मैंने हाल ही में व्हेन आई टुक दैट एमटीएचएल फ्रॉम पनवेल फ्रॉम साउथ मुंबई, आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज कि इट टुक मी हार्डली 20-25 मिनट्स टू रीच मुंबई। ये तो जो लोग गाड़ी लेकर जा रहे हैं उनके लिए पनवेल का रियल एस्टेट कितना फर्क पड़ा, नॉट ओनली पनवेल बट नियर बाई पनवेल एरिया एमटीएचएल जिसको कनेक्ट करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे मैं यही पूछूंगा पहला कि एमटीएचएल और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनकी बात हमने पिछली बार की थी जो तैयार नहीं हुए थे, शायद मेट्रो उस वक्त इनॉग्रेट हुआ था, अब एमटीएचएल भी आ गया है, अटल सेतु आ गया है। हाउ डू यू सी दिस एज अ कैटलिस्ट? इज इट अ कैटलिस्ट फॉर नवी मुंबई एंड स्पेशली पनवेल? सी डेफिनेटली इट इज, बट देखो वरुण जी, मैं हमेशा एक रियलिस्टिक पर्सन रहा हूँ और जब भी मुझसे इस विषय में बात की गई है मैंने हमेशा मेरा जो पॉइंट है बहुत क्लियर रखा है। कई बार लोग ओवर ऑप्टिमिस्टिक होके एमटीएचएल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से इस तरह की बातें भी करते हैं कि भाई ये आने के बाद तो रातों रात प्राइसेस डबल हो जाएंगे, प्राइसेस 1.5 गुना हो जाएंगे। मैंने पहले भी ये बात मेंटेन रखी है कि रियल एस्टेट कोई ऐसा छुपा हुआ शेयर मार्केट का शेयर नहीं है कि रातों रात डबल हो जाएगा। आज एमटीएचएल की ये जो न्यूज़ है वो लंबे समय से पिक्चर में है, एयरपोर्ट की जो न्यूज़ है वो लंबे समय से पिक्चर में है। तो जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि जब एमटीएचएल चालू हो गया तो प्राइस में करेक्शन आया और पनवेल और सराउंडिंग मार्केट में 10 से 15% का उछाल आया कि जो कि एक्सपेक्टेड था। जो पनवेल में जहाँ पर प्राइजेस 40 लाख के थे वहाँ पर प्राइजेस 10 से 15% बढ़ के 44 से 46 लाख के हो गए। 50 लाख वाले प्राइजेस 55 लाख के हो गए, बट वो 50 लाख का प्राइस 80 लाख का नहीं हुआ। ये जो अनरियलिस्टिक सोच था कि डबल हो जाएगा या ऑलमोस्ट 50%, वो डबल इसलिए नहीं होना है क्योंकि जब ये न्यूज इतने लंबे टाइम से पाइपलाइन में थी तो काफी कुछ तो ऑलरेडी इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया था। मेरा अंदाजा हमेशा से ये रहा है कि 3 से 4 साल में 60 to 80% प्राइजेस बढ़ेगी, बट उसका पीरियड 4 साल है। और उसका भी रीजन बढ़ने का ये नहीं है कि सिर्फ एमटीएचएल आ गया, उसका रीजन है एमटीएचएल एयरपोर्ट तो है ही, पर उसके अलावा आज भी पनवेल और सराउंडिंग मार्केट का जब आप वेस्टर्न सबर्ब से कंपैरिजन करते हैं सो दिस मार्केट इज मच मोर अफोर्डेबल, मच मोर लिवेबल एंड मच बेटर कंडीशन। उस वजह से ये प्राइस आज भी कैचअप करेंगी। तो मेरा मानना है जहां पर आज भी 40 लाख का प्राइस है वो 70 लाख 3 से 4 साल में जाएगा, पर वो एक साल में 40 से 70 चला जाएगा, दैट इज अनरीजनेबल एंड जो नहीं हुआ। अच्छा, आपने मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपने खुद ही जवाब दे दिया। मैं ये पूछ रहा था कि इंस्टेंट नहीं बढ़ा, वेरी ट्रू, पर आगे चलकर और कितने टाइम में आपको लगता है कि चेंजेस आएंगे? नहीं, जैसा कि मैंने बोला कि लगभग आप देखिए अटल सेतु 12 जनवरी के आसपास इनोग्रेशन हुआ था, आज हम 6 से 7 महीने उसकी बात कर रहे हैं, तो 10 से 15% अप्रिशिएशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया। जहां पर हमारे प्रोजेक्ट कुछ ऐसे भी जो पलासपा फाटा के आसपास 32-33 लाख के रेंज में थे वो आज 38-39 लाख के रेंज में पहुंच गए। तो 10 to 15% रियलाइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। बाकी का जो रियलाइजेशन है आसपास की जो एरिया उल्वे हो गया, पुष्पक नोड हो गया, खारगर हो गया, अपर खारगर हो गया, ये सब एरिया है जहां पर हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइजेस विल गो अप,
बट इट विल बी द पीरियड ऑफ 2 to 3 years, जिसमें 40%, 50%, 60%, यानी मेरा जो अनुमान है कि रियल एस्टेट इन सब एरिया में वार्षिक यानी एनुअलाइज बेसिस पर 20% का रिटर्न देगा, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। क्योंकि देखो मैं वरुण जी एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, हमारे पास बहुत तरह के लोग आते हैं और कई बार वो रियल एस्टेट को म्यूचुअल फंड से या दूसरी चीजों से शेयर से कंपेयर करते हैं, ये शेयर में 20% का रिटर्न हो गया, ये म्यूचुअल फंड में 25% का रिटर्न हो गया। मैं हमेशा उनसे एक ही बात करता हूँ कि क्या आपको जिस साल में नेगेटिव रिटर्न किया उस समय का आपने गिना, वो उसकी बात नहीं करते। आपको ओवरऑल बात करनी, अगर 2 साल 20% बढ़ा, 1 साल 10% घटा भी है। अभी अपन ने देखा कि पूरा यूएस का मार्केट, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अल्फाबेट हो या फिर मेटा, एवरीथिंग केम डाउन। सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। टेल मी हाउ मेनी रियल एस्टेट मार्केट केम डाउन बाय 20%? 20% is a huge return if you're saying. क्योंकि yes. मैं किसी एक साउथ मुंबई के एक एरिया का कंपैरिजन कर रहा था, मैक्सिमम रिटर्न पिछले 15 सालों में जो उन्होंने एनुअलाइज, आपने कहा 20% तो बहुत ज्यादा है, 2.4% से ज्यादा नहीं दिया होगा। तो ये 20% कहाँ से आता है? मतलब व्हाट इज मेकिंग पनवेल अट्रैक्टिव देन? सी द थ्योरी इज वेरी सिंपल। देखो वरुण जी कैसा होता है, कभी भी कोई भी चीज जब तक अफोर्डेबल है तब तक उसमें प्राइस राइज का गुंजाइश है। जिस दिन वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई उसके बाद प्राइस की गुंजाइश नहीं होती है। आप शेयर भी अगर फॉलो करते हैं तो शेयर मार्केट में ज़्यादातर रेशोज की, प्राइस इक्विटी रेशो, अर्निंग पोटेंशियल की बात करते हैं। यानी उस शेयर का अर्निंग पोटेंशियल क्या है। जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करते हैं, जब वो शेयर का अर्निंग पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है तो उसका फ्यूचर कैश फ्लो स्टेडी हो जाता है। रियल एस्टेट मार्केट भी इसी तरह काम करता है। आज जब हम पनवेल और सराउंडिंग मार्केट की बात करते हैं, आज वो मार्केट 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख के आसपास वेरी करता है। यही मुंबई में ऐसे एरियाज है जहां पर 1 BHK 1 करोड़ में बिकता है। तो अब 1 करोड़ का 1 BHK 2 करोड़ कभी भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके लिए आदमी को 2 लाख रुपए EMI भरना पड़ेगा और 4 लाख रुपए सैलरी कमाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। पर जो आदमी आज 40 लाख रुपए में 1 BHK ले रहा है, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद वो 70 लाख में रह सकता है, क्योंकि 3 साल के बाद उसका सैलरी पोटेंशियल भी बढ़ के 1 लाख से 2 लाख हो गया होगा। तब उसके लिए 65,000 का EMI डेफिनेटली पॉसिबल है। तो ये जो 20% रिटर्न की हम बात कर रहे हैं आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो इसलिए कि आज भी प्राइजेस अफोर्डेबल है। जिस दिन पनवेल का प्राइस 80 लाख पहुंच गया, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू कि वरुण जी अब यहाँ पर 5% एनुअलाइज रिटर्न से ज्यादा नहीं आएगा। हर जगह का एक पोटेंशियल होता है, हर जगह का एक कैप भी होता है। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर वो एरियाज बढ़ेंगे जो नैना में आ रहे हैं, और फ्यूचर में वो एरियाज जो 35-40 लाख से चालू करेंगे उनका फिर पोटेंशियल 10-15-18% होगा। लाइक जस्ट हाउ इट वर्क्स इन जीडीपी। जीडीपी में आप देख लीजिए, एक टाइम था जब चाइना हर साल 30% के हिसाब से ग्रो कर रहा था। व्हाट इज द ग्रोथ रेट नाउ? 4%, 5%। Forever you cannot grow by 30%. Exactly the science works for real estate market. मैंने पहले भी मैं जो पूछने वाला था उसके बारे में कह दिया। मैं आपके मन की बातें समझता हूँ। मैं नैना के बारे में बोलने वाला था। आप कुछ एरियाज अब नवी मुंबई में जो सिडको जिस पर ज्यादा फोकस करिए, जैसे आपने पुष्पक नगर का कह दिया, अब नैना है, क्या लगता है कि ये होंगे एरियाज टू सी फॉर, या पनवेल जो एग्जिस्टिंग पनवेल में है उनमें भी कुछ एरियाज हैं जो जहां पर रियल एस्टेट का ग्रोथ अच्छा होने वाला है या हो रहा है? देखिए, अगर आप मुझे डेवलपर पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि पनवेल और सराउंडिंग एरिया का अपॉर्चुनिटी का ग्रोथ का बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नैना। नैना का प्रॉब्लम ये है कि आज भी पॉलिसी लेवल पे क्लैरिटी नहीं है, एंड इट विल टेक अनदर 1 or 2 year टू गेट द क्लैरिटी। जैसे आपको आई डोंट नो हाउ मच टाउन प्लानिंग स्कीम के बारे में आपने आपके दर्शकों को बताया है, पर टाउन प्लानिंग की स्कीम जो है TPS की, वो काफ़ी सालों से नैना की पिक्चर में है। पहले कभी उन्होंने 40-60 रेशो, फिर 50-50, फिर 60-40। तो आज तक जो डेवलपर 5-5, 6-6 साल पहले लैंड खरीद चुके हैं, आज तक उनके प्रोजेक्ट्स चालू नहीं हुए। तो जब पॉलिसीज में क्लैरिटी नहीं होता है तो उसका लाइक आप समझ सकते हो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। जहां तक कि हम बात करते हैं नोड, जो उल्वे और पुष्पक नोड है, वो नैना में नहीं सिडको में आते हैं, तो उनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। पनवेल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। द रीजन फॉर पनवेल्स ग्रोथ इज, पनवेल के जो बायर्स है वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है। पनवेल में आज भी हमारे पास ऐसे कई क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने हमारी सारी जिंदगी रेंट के घरों में गुजारी है, ये हमारी लाइफ का पहला घर है।
तो ये वो लोग हैं जो रेंट के घरों में बड़े हुए, अभी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके हस्बैंड वाइफ मिलके लाख रुपया कमाते हैं, 30,000 रुपया आराम से ईएमआई भर सकते हैं, और इनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा सपना है घर, वो पनवेल में पूरा कर रहे हैं। और पनवेल का जो इंसान की मानसिकता है वो ये है कि वो पनवेल छोड़ के नहीं जाना चाहता। क्यों? अगर बस उसे ऐसा लगता है कि मेरा घर है, मैं यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, और प्लस सबसे बड़ा आज पनवेल में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है, तो वो पनवेल छोड़ के कहीं और क्यों जाएगा। आप पनवेल में अगर 40 लाख का घर दे रहे हैं और यही घर उसको वेस्टर्न सबर्ब में कहीं बहुत आगे विरार वैसे दे रहे हैं, वो पनवेल में रहना पसंद करेगा। क्योंकि देखो हम सब अपनी रूट्स से जुड़े हुए हैं, और पहला प्यार हमारा अपनी रूट्स और अपनी जड़ें ही हैं। तो पनवेल के इंसान को जब तक पनवेल में एक अफोर्डेबल घर, उसके एरिया के आसपास का घर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें मिलती रहेगी, तब तक पनवेल का क्लाइंट बाहर नहीं जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बायर होगा वो स्पेसिफिकली ये एरिया से ही होगा पनवेल में, या बाहर के भी आएंगे? इसका आंसर टू फोल्ड है। इसके आज भी 60 to 70% बायर पनवेल के ही हैं, बट अटल सेतु जैसे फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी आने से आज साउथ मुंबई से भी लोग आ रहे हैं, आज चेंबूर से भी लोग आ रहे हैं, आज वो लोग भी आ रहे हैं जो आज घर लेने के लिए नहीं पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना चाहते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर एक साउथ मुंबई में रहने वाले जेंटलमैन ने एक 1+1 BHK की जोड़ी ली। जब मैंने उनसे इंटरेक्शन किया और पूछा कि जोड़ी आपने क्या पर्पज से ली, तो उन्होंने बताया कि सर आपके यहाँ 1+1 BHK की जोड़ी यानी एक 3 BHK का मकान मुझे 80 लाख रुपए में मिल गया। यही अगर मैं बॉम्बे में इन्वेस्ट करता तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ मुझे देना पड़ता। 3 करोड़ का ईएमआई 3 लाख और 80 लाख का ईएमआई 80,000। तो आज ये इन्वेस्टमेंट करके मैं 5 साल के लिए भूल जाऊंगा। जिस दिन ये इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ का हो जाएगा, उस दिन वो प्रॉफिट को मैं रियलाइज करूंगा। So now there are more and more people who are looking Panvel and surrounding area as potential investment. You know, पनवेल में बहुत सारे डेवलपर्स आए हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से आके बैठे हुए हैं, जिन लोग घर बना रहे हैं, बेच रहे हैं। मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुन रहा था जहाँ पे निरंजन हीरानंदन ने भी बहुत स्पेसिफिकली नवी मुंबई के बारे में बात किया। तो पनवेल में बड़े डेवलपर्स भी हैं, आप भी हो, और ऐसे भी डेवलपर्स हैं जो एक सिंगल स्टैंड अलोन बिल्डिंग बनाकर चले जाते हैं। तो if there are any projects that you think are doing, और आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट या जो आगे चलकर जाएगा, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली I would definitely not talk a lot about my project, क्योंकि this podcast is not promoting Today Global. This podcast is about promoting Panvel. तो मैं टुडे के बारे में चर्चा कम ही करना पसंद करूंगा। बिल्कुल। तो मुझे प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए कि वहां पे किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल, देखो अभी आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वहां पे 2 तरह के प्रोजेक्ट है। एक ऐसे प्रोजेक्ट है जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, और कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट है जो टाउनशिप आ रहे हैं जी। तो जो वरुण जी सबसे बड़ा चेंज कोरोना के बाद बायर की मेंटालिटी में आया है, वो है टाउनशिप, यानी कि गेटेड कम्युनिटी। पहले एक जमाना था जब बायर उन घरों में भी खुश था जब 4 स्टोरी की इमारत थी, नीचे पार्किंग था या नहीं था, और किसी तरह की सुविधाएं नहीं थी। अब वही बायर 5 लाख रुपए ज्यादा देने के बाद उन टाउनशिप में जाना चाहता है जहां पर उसे स्विमिंग पूल मिले, जिम्नेजियम मिले, गार्डन मिले, जॉगिंग ट्रैक मिले, बच्चों की खेलने की सुविधाएं मिले। क्योंकि कोरोना ने लोगों को ये सिखा दिया कि जीवन की कीमत बहुत ज्यादा है, जीवन अमूल्य है। बिल्कुल, आप पैसा एफडी में रख के जीवन में सुख नहीं भोग सकते। आप पैसा एफडी में रख के जीवन में सुख नहीं भोग सकते। अगर आपको सुख भोगना है तो आपके लिए वो चीजें जरूरी है जो आपको बीवी बच्चों को सुख दे सकती है। तो इसलिए रेंट वालों ने भी घर लेना पसंद किया, और जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग में रहते तो उन्होंने टाउनशिप में रहना पसंद किया। आज कम से कम मुझे पता है कि पनवेल में 15 से 20 टाउनशिप चालू है जो 5 एकड़ या उससे ज्यादा का काम कर रही है। वी आर वन ऑफ देम। और ये टाउनशिप आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिलिंग, क्योंकि कस्टमर का नया रिक्वायरमेंट गेटेड कम्युनिटी है। बिल्कुल। और टाउनशिप बहुत अलग एटमॉस्फेयर भी देता है। exactly. आप
क्योंकि लोग सिर्फ टाउनशिप को घर की तरह देखते हैं। मैं तो देखता हूँ कि टाउनशिप बहुत सारी चीजें करता है। आप टाउनशिप जब बनाते हैं तो आपको मजबूरन वहाँ पे नजदीक कोई कई लोग स्कूल बनाना पड़ता है, हॉस्पिटल बनाना पड़ता है, कई ऑफिसेज आ जाते हैं। तो वॉक टू वर्क कल्चर को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रमोट कर पाता है, क्योंकि वो जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं वो भी उसी टाउनशिप से आने वाले, जो बच्चे पढ़ने वाले वो भी उसी से आने वाले, हॉस्पिटल अगर है और नजदीक कोई आईटी पार्क बन गया, ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट आई नो ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड पनवेल। टॉकिंग अबाउट वन मोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नियर पनवेल, दैट पनवेल करजत रेलवे लाइन जो आने वाला था या जिसके ऊपर काम चालू है, डू यू थिंक उससे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे तो हम बहुत बात कर चुके उससे हैं। इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे डेफिनेटली। ये करजत का जो अपकमिंग डेवलपमेंट एरिया है, वहां पर काफी ऐसे डेवलपर हैं जो वहां पर सेकंड होम कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। वो प्रोजेक्ट काफी सालों से उस एक्सपेक्टेशन में वेट कर रहे हैं कि ये लाइन जब चालू होगी तब सेकंड होम बायर का बेनिफिट होगा। आई डोंट सी फर्स्ट होम बायर गोइंग बिग टाइम इनटू करजत, क्योंकि आज भी पनवेल और उसके सराउंडिंग में बहुत बढ़िया इन्वेंटरी है। तो देखो हमारा मेंटेलिटी क्या है, जब तक सिटी के सेंट्रल एरिया में, बिल्कुल। आज अब लंदन की बात करें, इंसान का पहला चॉइस होता है सेंट्रल लंदन में घर लेना या सेंट्रल लंदन में होटल में ठहरना। जब उसे वहां पर वो चॉइस नहीं मिलती है तो वो ईस्ट लंदन की तरफ जाता है। जब उसे वहां वो चॉइस नहीं मिलती है तो वो वेम्बली की तरफ जाता है। जब उसे वो चॉइस नहीं मिलती है तो वो साउथ हॉल की तरफ जाता है। बट पहला प्रेफरेंस उसका होता है सेंट्रल लंदन में होटल या घर। इसी तरह लोगों का पहला प्रेफरेंस हमेशा सेंट्रल पनवेल या पनवेल और उसके आसपास सिटी के आसपास रहना रहेगा, ताकि जितनी भी कनेक्टिविटी है, चाहे वो बॉम्बे की हो, चाहे पुणे की हो, चाहे नवी मुंबई की हो, सी वी आर अ सोशल ह्यूमन बीइंग, वी लव टू बी कनेक्टेड। तो करजत लाइन से डेफिनेटली सेकंड होम बायर्स को फायदा ज्यादा होगा, बट फर्स्ट होम बायर से उनका प्रेफरेंशियल मार्केट हमेशा पनवेल ही रहेगा। अच्छा, पनवेल से एक जुड़ा एकदम सट के है, और खास करके एमटीएचएल की वजह से तो बहुत ज्यादा वो नाम आ गया आज, उल्वे। डू यू थिंक उल्वे ने जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट? इट डिड। देखो उल्वे Why? उल्वे की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं उल्वे की प्राइसिंग की बात करूं, तो एक टाइम था जब उल्वे में 25 से 30 लाख में आपको 2 BHK अवेलेबिलिटी थी। हम लोगों ने वो समय देखा है, क्योंकि हम लोग 2010 में उल्वे में थे जब उल्वे चालू हो रहा था। और एक टाइम था जब उल्वे के बारे में कहते थे कि यहाँ पर 2 BHK 1.25 करोड़ में बिकेंगे। आश्चर्य की बात ये वो समय आ चुका है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ 2012 में मुझे जब किसी एक फर्म ने कहा था उल्वे इज द फ्यूचर, मैं आया था और मैंने बोला ये कैसे फ्यूचर हो सकता है। आप अभी वहां पर गए हैं? हाँ रिसेंटली गया। अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो लोग सिडको क्यों पसंद करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। आज वहां पर बामन डोगरी का स्टेशन है, दूसरा एक और स्टेशन है। वहां पर आप सेक्टर 10 के पास में जाएंगे तो सीधे एमटीएचएल की लाइन निकलती है। आप 3 मिनट में आप सीधे एमटीएचएल पे चढ़ जाएंगे अटल सेतुगली, और 20 मिनट में साउथ बॉम्बे पहुंच जाएंगे। पूरे उल्वे को बहुत अच्छे रोड, रास्ते, लाइट्स, ड्रेनेज, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब से जोड़ा गया है। यही तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो इंसान की रिक्वायरमेंट है। इसी कारण से लोग कहीं न कहीं उल्वे को और सिडको को पसंद करते हैं। और वही कारण है कि जहां पर कभी 25 से 30 लाख में 2 BHK बिकता था, आज 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में 2 BHK। आप 25-30 लाख बोल रहे हैं, मेरे को तो आज भी याद है 600 रुपए पर स्क्वायर फीट पे था वहां पे। बिल्कुल हाँ। तब अगर शायद इन्वेस्ट किया होता तो आज मैं बहुत खुश होता। एंड इट वाज फीसिबल, इट वाज डूएबल। ये चीज मुझे बहुत बार ना चुभता है कि आपको क्या लगता है कि आर होम बायर्स नॉट वेरी एजुकेटेड अबाउट फ्यूचरिस्टिक गोल्स इन रियल एस्टेट? ये क्योंकि हर बिल्डर हमेशा कहता है कि आज खरीद लो नहीं तो कुछ दिन में रेट बढ़ जाएगा। वो अधिकांश हम इस तरीके से, हाँ बिल्डर को तो अपना घर बेचना है। तो एज अ क्वेश्चन फ्रॉम हु सीज रियल एस्टेट, हु स्टडीज रियल एस्टेट, do you think home buyers are not very aware about how real estate functions? आपको लगता है? सी मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ जो यहाँ पे परफेक्टली फिट होता है। देखो शेयर मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है जो लोगों की सुनी सुनाई बातों पर इन्वेस्ट करता है कि भाई ये शेयर बढ़ने वाला है, वो शेयर बढ़ने वाला है। वो होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट और शॉर्ट टर्म में गेन। एक होता है जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टडी का काम करता है, बैलेंस शीट पढ़ता है, रोज इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता है, कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसको पढ़ता है, पढ़ के कंपनी के नए प्रोडक्ट, रिसर्च,
अपकमिंग उसकी बातें, भविष्य की योजनाएं, उनके प्रोडक्ट की क्या डिमांड आएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके हिसाब से अपनी योजनाएं बनाता है। बिल्कुल। जो आदमी इतनी वेल स्टडी करके जब शेयर में इन्वेस्ट करता है, ही इज द ओनली वन हु मेक्स मनी। रियल एस्टेट मार्केट भी वैसा ही है। अगर आप कहोगे कि कोई इंसान कह रहा है करे यार भविष्य तो सारा विरार में है, इसलिए आपने विरार में पैसा लगा दिया, तो आप गलती कर रहे हैं। आपको विरार हो या कोई भी एरिया हो, आपका खुद का 6 महीने का स्टडी होना चाहिए। उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उस एरिया की अथॉरिटी का हिस्ट्री क्या है, उस एरिया की अथॉरिटी ने पहले किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वहाँ पर जो डेवलपर है क्या वो रेरा रजिस्टर्ड है, उसके डेवलपर के पिछले 20 साल की हिस्ट्री क्या है, क्या टाइमली डिलीवरी की है, किस तरह की एम्यूनिटीज दी है, एम्यूनिटीज टाइम पे डिलीवर होती है क्या, रेरा में डिफॉल्ट कितने हैं, लीगल केसेस कितने हैं, अग्रीमेंट जो बनाया है वो रेरा के हिसाब से ड्राफ्टिंग की गई है या नहीं की गई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उस एरिया में कितना रहा है, कंपेरेटिवली एवरेज क्या रहा है। देखो रियल एस्टेट इज अ स्टडी। आप अगर 4 लोगों की बातों के कहने पर रियल एस्टेट में स्टडी करके कहेंगे, इन्वेस्ट करके कहेंगे मेरा यार प्राइस नहीं बढ़ा, डूब गया। एग्जैक्टली। सो दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर मार्केट, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, नॉट ओनली मनी टू मेक मनी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कहीं पे भी पैसे लगाने से पहले, क्योंकि आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, आपको उसके लिए थोड़ी सी हार्ड मेहनत करने की जरूरत है। पनवेल में या उसके इर्द गिर्द इलाके में आपको क्या लगता है और कौन से नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए या पाइपलाइन में है, जिससे सिर्फ पनवेल ही क्यों पूरे नवी मुंबई को एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका? सी देखो 2 प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं आपको ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बात काफी हाँ। हो चुकी है, एक तो MTHL और एक एयरपोर्ट। मैं जो तीसरे के ऊपर बात करूंगा विच कैन बी अ गेम चेंजर इस BKC2। हाँ। जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स 2 की जो बात हो रही है और जिसका प्लानिंग चल रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दो उसका प्लानिंग खारगर में 300 एकड़ में चल रहा है। अगर आज नवी मुंबई में अगर किसी चीज की कमी है तो वो है कमर्शियल एरिया की। आज पूना का जो पिछले 20 साल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ IT। आज ऑल ओवर इंडिया से इन्फोसिस हो, पटनी हो, विप्रो हो, कैपजेमिनी हो, हर कंपनी ने वहां पर आके अपना बेस बनाया जी। उसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया के वहां पर लोग आए और ओवरऑल शहर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर आज भी लोग हैं जो ज्यादातर BKC और नरीमन पॉइंट जॉब करने जाते हैं। द डे दिस BKC2 का काम चालू होता है और BKC2 कुछ सालों में बनता है, नवी मुंबई हैज एनॉर्मस पोटेंशियल। सो आई थिंक दैट इज वन अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया। ऑफ कोर्स उसके अलावा भी आप देखेंगे तो खारगर तुर्बे टनल एरिया के ऊपर भी काम चल रहा है, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर पे भी काम चल रहा है, बट माय फेवरेट टॉपिक इज BKC2 बिकॉज आई थिंक दैट विल बी अ गेम चेंजर। और ये तो है ना कि अगर घर, जैसे मैं पहले वॉक टू वर्क की बात कर रहा हूँ, चलिए वॉक टू वर्क तो बहुत इम्पॉसिबल है अभी के माहौल में, बट अगर थोड़ा सा भी और नजदीक आ जाए काम करने का जगह जहाँ पे हम जाते हैं, तो शायद जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए और लोग आना पसंद करेंगे। वरुण जी देखिए ना, आज कितने ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज, मेरे ऑफिस में भी ऐसे लोग हैं जो अंबरनाथ बदलापुर से ट्रैवल कर कर नवी मुंबई में सान पढ़ाते हैं। जब मैं उन्हें पूछता हूँ वो कहते हैं कि सर हमारा दिन का एवरेज ट्रैवलिंग टाइम 3 घंटा है। बिल्कुल, आप सोचिए 24 घंटे दिन में से 3 घंटा आप सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर आपको इस तरह का नवी मुंबई में सुविधा मिलती है जहां पर आप 20 मिनट के डिस्टेंस में रहते हैं, आप माइंड स्पेस का एग्जांपल लीजिए ना, जो लोग जूही नगर में रह रहे हैं और जूही नगर के पास में जो माइंड स्पेस है वहां पर काम कर रहे हैं, उनका ट्रैवलिंग डिस्टेंस 10 से 15 मिनट है। बिल्कुल, तो दे आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। तो आप इमेजिन कीजिए अगर कोई खारगर में रहता है और BKC2 में जॉब करता है तो उसके लिए तो वॉक टू वर्क वाली बात होगी। 10 मिनट के अंदर अगर आप सेक्टर 18 के आसपास है या सेक्टर 34 के आसपास है तो आप वॉक टू वर्क की बात हो जाएगी, कार नहीं, वॉक करके 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो ये जितने भी एरिया है, उल्वे, पुष्पक नगर, पनवेल, खारगर, अपर खारगर, ये सारे will be hugely benefited the day BKC2 starts. You know, sitting with you and not talking about Upper Kharghar will be a crime. क्योंकि आपने वहाँ पे आपके कंपनी में बहुत काम किया है। ये सारी चीजों से आपको क्या लगता है अपर खारघर का किस तरीके से ग्रोथ, क्या will it be impacted, will it be in a positive way, या फिर ऐसा ना हो जाए कि लोग पनवेल इतना कर रहे हैं और यहाँ सब भूल जाए, ऐसा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। देखो अपर खारघर के मैं आपको खूबसूरती बताता हूँ कि अपर खारघर लोग आई थिंक
मुझे नहीं पता कितने लोगों ने कोलियर्स की रिपोर्ट फॉलो की है जो स्पेशली अपर खारगर के ऊपर आई है। अपर खारगर का तो हम एक खुद एग्जाम्पल है जिसमें हम लोगों ने लोगों को पिछले 3 से 4 साल में 50% रिटर्न दिया है। जहाँ पर आपको 1 BHK 40 लाख के आसपास होता था, वहीं पर आपको आज वो 1 BHK 60 लाख में सेल हो रहा है। तो उस एरिया ने ऑलरेडी एक ट्रेमेंडस ग्रोथ लिया है। उस एरिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़ी टाउनशिप है। आपको कोई भी टाउनशिप 5 एकड़ या उससे छोटी नहीं मिलेगी। किसी भी टाउनशिप में 30 या उससे कम एमेनिटीज नहीं मिलेगी। सारी के सारी टाउनशिप पनवेल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से पास है। PMC के फ्यूचर प्लानिंग में सब जगह 35 मीटर और 24 मीटर रोड की योजनाएं हैं। वहाँ से सेंट्रल पार्क पास में है, वहाँ से गुरुद्वारा पास में, इस्कॉन का मंदिर पास में, टाटा का हॉस्पिटल पास में, APJ स्कूल पास में, अब विबग्योर स्कूल पास में। तो देखो किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इंफ्रा नहीं, सोशल इंफ्रा भी जरूरी है। तो ये जो पार्क है, स्कूल से हॉस्पिटल है, मॉल है, दे आर द सोशल इंफ्रा। फिजिकल इंफ्रा तो आपके लिए रोड, मेट्रो और वो सब हो गए। अपर खारगर के पास ये सारी चीजें हैं और अपर खारगर के आसपास के एरिया में आज भी खारगर और सब ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अपर खारगर से प्राइजेस 50% हाई है। तो आई स्टिल फील देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। और आने वाले 5 साल तक तो अपर खारगर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो जो लोग आज भी घर ढूंढ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अपर खारगर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बजट देखा आपने? बिल्कुल सर। रियल एस्टेट का व्यापारी बजट नहीं देखेगा, ऐसा कैसे संभव है? खुश थे? आई थिंक इट्स अ मिक्स सेंटिमेंट। खुश नहीं, दुखी भी नहीं है, खुश नहीं है, बिकॉज ऑफ द वे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो चेंजेस आए हैं, इट इज इम्पैक्टिंग एवरीवन इन अ डिफरेंट वे। इट इज येट टू बी सीन इफेक्ट क्या आते हैं। आपको तो पता ही है कि जो उन्होंने, पर अभी क्योंकि बजट के मेरे ख्याल से उसी हफ्ते में मौका मिला फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए। 1-on-1 वी हैड अ चैट। इट वाज अ ग्रुप चैट। मैं था, मेरे साथ और 7-8 लोग थे। हम लोगों से फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ 2-2.5 घंटे बात की और उस वक्त किसी ने, हम ही में से किसी ने कहा था कि जो इंडेक्सेशन है, यदि आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव न लगाते हुए जिस दिन से आप बजट कर रहे हैं उस दिन से लगाएं तो शायद वो इंडेक्सेशन का जो बैकलैश आ रहा है वैसा नहीं आएगा। और कल वो अनाउंस हो गया। एग्जैक्टली। सो डू यू थिंक ये अच्छा डिसीजन है? एंड मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अब अगर देखेंगे कल जो अनाउंस किया, उन्होंने ऑप्शन दिया है कि या तो आप 12.5% स्कीम में जा सकते हैं जिसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, या फिर आप दूसरी स्कीम में जा सकते हैं 20% में जिसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो एज ए इंडिविजुअल आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू चूज कि मुझे किस तरह की स्कीम में जाना है। तो लोगों को जो पेन पॉइंट था, यार हमें जबरदस्ती ऐसी स्कीम में डाला जा रहा है कि आज अगर मैं इंडेक्सेशन स्कीम में जाता तो मेरी 100 रुपए की चीज ऑलरेडी 300 रुपए की हो गई है, तो 20% टैक्स भरने के बाद भी मैं टैक्स भरता। बिल्कुल। अब 12.5 टैक्स भरने के बाद भी मैं ज्यादा भर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए आई थिंक दिस इज अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है, आई थिंक पीपल आर गोइंग टू टेक इट वेरी पॉजिटिव। बट इंडेक्सेशन हटाना और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो 12.5% करना, आपको लगता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा? मुझे ऐसा लगता है, देखो आई एम वन ऑफ द एक्सेप्शनल पीपल जो ऐसा सोचते हैं कि ये डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि, एंड आई वुडंट से यू आर एक्सेप्शन, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स, क्योंकि मैंने खुद फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहा कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स वर वेरी हैप्पी, बट वी सॉ मेनी इन्वेस्टर्स बीइंग अनहैप्पी। गो अहेड, व्हाट यू हैव। या सी आई मेंट इज कि आज हम जिस तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं और जिस तरह की लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हैं, आज हमको भी बहुत बड़ा क्लैरिटी कि अगर 12.5% स्कीम में अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो मेरी सारी योजना उसी तरह से होगी। देखो आज हर आदमी वाइट की कैपिटल बनाना चाहता है, और जब आपको सी आज बड़ी कंट्रीज में यू विल बी सरप्राइज 40 से 50% टैक्स है। आज यूके का टैक्सेशन सिस्टम देखिए, यू विल बी सरप्राइज पीपल हु आर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो 50% से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। और आपको यहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री एक मौका दे रही है कि अगर आपने किसी डील के अंदर 50 करोड़ रुपया बनाया है, प्रॉफिट बनाया है, तो उसको आप 12.5% टैक्स भर के आप पूरा वाइट कर सकते हैं। 12.5%, दैट इज व्हाट, अराउंड 6 करोड़। इट्स नथिंग। यानी उसके बावजूद भी 43 से 44 करोड़ मेरे पास बचता है। तो इससे अच्छी स्कीम आप मुझे बताइए क्या हो सकती है। तो ये मुझे बहुत बड़ी क्लैरिटी देती है लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफ कोर्स पीछे जो चीजें चली गई है
उसमें शायद हो सकता है कि देयर इज अ लिटिल हेजीनेस, जो ये कल जो अनाउंसमेंट हुआ है ऑप्शन का, उससे क्लैरिटी आएगी। बट फ्यूचर के लिए तो मैं पर्सनली इस डिसीजन को अच्छा मानता हूँ। तो यानी आपको लगता है कि बजट में रियल एस्टेट के लिए ज्यादा कुछ था नहीं इसके अलावा, क्योंकि बाकी सी, सबको कोई, मैंने किसी को नहीं देखा वो अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बात करते हुए अफोर्डेबल जिसने 10 हाउसिंग लाख के करोड़ अलावा का भी दिया। देखो, सबसे ज्यादा हमारा एक्सपेक्टेशन था जीएसटी। जी हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि जीएसटी में जो हमको जो डबल मार पड़ती है, हाँ आपको तो पता ही यस होगा, यस एक टाइम पे हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला करता था, और जो हम लोग जीएसटी जीएसटी में पे करते थे वो कस्टमर से लेके ऑफसेट मिल जाता था। तो हमारा कहीं न कहीं इस बारे में हमारे एसोसिएशन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से काफ़ी मीटिंग भी की और रिक्वेस्ट भी की है। तो हमें उम्मीद थी इस बार हमें कुछ रिलीफ उससे रिलेटेड मिलेगा, बट उससे रिलेटेड कोई रिलीफ मिला नहीं। अभी के लिए सो नहीं आई है। थिंक दैट वाज अ लिटिल बिग डिसअपॉइंटिंग फॉर अस। Okay, last question. What is the future for Navi Mumbai One in terms of real estate and growth? And you have already answered Panvel, but I would still want you to tell me कि पनवेल का फ्यूचर आप क्या देखते हैं और क्या सी, दोनों। नवी मुंबई में हमेशा से नवी मुंबई को लेके बहुत अपबीट रहा हूँ। मुझे लगता है कि नवी मुंबई इज लाइक 90s शेयर ऑफ गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप अर्ली बर्ड हैं और अगर आपने अर्ली बर्ड को कैच किया तो यू आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। आज भी नवी मुंबई वो मार्केट है जो फ्यूचर में इस तरह से ग्रो करेगा जैसे कभी अंधेरी ने, लोखंडवाला ने, बैंड्रा ने ग्रो किया। इट इज स्टिल अर्ली डेज। जिन लोगों को लगता है कि नहीं नवी मुंबई बहुत आगे निकल गया है, आज भी नहीं। आज भी नवी मुंबई में अफोर्डेबल एरियाज है जहाँ पर 9-10 हजार रुपया कारपेट पर घर मिल रहा है, जहाँ पर मुंबई में 30,000 40,000 कारपेट चल रहा है। तो सोचिए कि डिफरेंस इज 25% से 100% से लेकर। तो मुझे लगता है कि मिनिमम आने वाले एक डेकेड तक एमएमआर रीजन के अंदर सबसे ज्यादा कहीं ग्रोथ पोटेंशियल है तो वो नवी मुंबई में है। To answer your second question, Panvel, yes, definitely. Panvel is one of my favorite area, like खारघर एंड अपर खारघर, जहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कनेक्टिविटी। पनवेल इज कनेक्टेड टू ऑल दिस, लाइक आप जितने भी डेस्टिनेशन है, लोनावाला, खंडाला, करजत, प्लस इमीडिएटली पुणे से कनेक्टिविटी है, थाने, मुंबई। तो इट इज सच अ स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड लोकेशन कि फ्यूचर में लोग चाहेंगे कि हम ऐसी लोकेशन पे रहें जहाँ BKC2 में जॉब करें और पुणे और बॉम्बे के बीच में रहें। तो आई थिंक पनवेल हैज ग्रेट पोटेंशियल इन द नेक्स्ट डेकेड। आपने जो पुणे कहा, मुझे याद है किसी ने बीच में कहा था कि शायद मुंबई और पुणे पनवेल की वजह से इतना ज्यादा नजदीक हो जाए कि मुंबई बोलेंगे उसे। बिल्कुल। एंड विद दैट ओनली आई थिंक वी हैव लाइक समड अप कि व्हाट पनवेल मींस, क्योंकि अगर पनवेल नहीं है और पनवेल का ग्रोथ नहीं होता है तो शायद जो मुंबई और पुणे की कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, दो ट्विन सिटीज बनाने की जो सोच रहे हैं, ताकि बाहर जो एक अकेले एक शहर पे पड़ता है वो ना हो, एंड एवरीथिंग इज स्ट्रैटेजिकली हैपनिंग एंड वी ऑल डोंट फील लाइक हाँ वी आर, क्या वो कहते हैं ना, कैटल क्लास। यस यस, कैटल क्लास भर के जाते दैट्स थे अ फेवरेट वर्ड फॉर अ लॉट ऑफ लाइक Yes. नो A-lister people, कैटल क्लास। वो कैटल क्लास की जिंदगी ना जिए, वॉक टू वर्क हो सके। सो प्रोबब्ली ये सिर्फ हम बिल्डर्स के लिए नहीं, बट ये एक आम इंसान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पनवेल जैसा लोकेशन ग्रो करे एंड अफोर्डेबली ग्रो करे, विच ही हैज ऑलरेडी सेड कि भाई बहुत जल्दी पोटेंशियल ग्रोथ इतना नहीं है कि आज जो 40 लाख में वो आपको 80 लाख में कल मिलने वाला है, तो स्टेप वाइज ग्रो करेगा, तो विच इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर होम बायर्स ऑल्सो, बिकॉज एवरीवन हु इन्वेस्ट 1 रुपी एक्सपेक्ट्स कि मैं जब उसको बेचूं तो मुझे कुछ नहीं तो ₹1.25 तो मिले। परफेक्टली। तो ठीक उसी तरीके से आई होप this conversation helps you in taking some wise decision about Navi Mumbai, Upper Kharghar, and most importantly Panvel, which is now more connected to Mumbai than where I stay in Kalyan. Thank you for watching us. Thank you, Bhavesh. Thank you.